मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में लगाई जनता दर्शन का कार्यक्रम। पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनताओं की सुनी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 400 लोगों ने लगाई अपनी हाजिरी। 400 लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महोबा दौरा है, जहां वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ महोबा पहुंचेंगे। शाम को 4 बजे उनका आने का समय निर्धारित है। वहीं मैं दिखा दूं आपको, ये वो जनसभा स्थल है जहां पर मुख्यमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री एक बड़ी विशाल जो जनसभा है उसको संबोधित करने वाले हैं। लगभग सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ पर लाखों की संख्या में जो सुनने वाले लोग हैं वो आएंगे, यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। ये जो पूरी परियोजना है, इससे महोबा के विकास में एक पंख लगने वाले हैं। छोटे शहर बड़े मेट्रो सिटी से जुड़ने वाले हैं। पूर्व में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से लोगों को सौगात दी गई है। अब उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस तक छोटे शहर जो है वो जुड़ने वाले हैं। लगभग 5000 करोड़ से अधिक की ये पूरी परियोजनाएं हैं, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। 9 परियोजनाएं हैं जो लोगों को आज मिलने वाली हैं, जिससे जो शहरवासी हैं उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। किया गया है ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत में 450 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनेंगे। आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत के जो राजकीय ड्रमंड इंटर कॉलेज है, यहाँ पर 450 जोड़ों के साथ यहाँ पर विवाह किया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री विवाह समारोह के तहत अनुदान के तौर पे 51,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हमारे पीछे यहाँ राजकीय ड्रमंड इंटर कॉलेज जो है उसके पीछे यहाँ पे विवाह समारोह चल रहा है। आचार्यों के साथ मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भीड़ है, तो वही 450 जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हालांकि एक मामला ऐसा भी आया था यहाँ पे बिलसंडा में, जहाँ पे एक नाबालिग का विवाह हुआ था और उसके बाद उसमें एक्शन लिया गया। तो इस यहाँ पे कुछ सतर्कता भी बरती गई है। यहाँ पर उन्होंने एक शपथ पत्र भी जारी किया गया था, जिसके द्वारा ये पूरी तरह से लिखा जाएगा कि हाँ, हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है और मैं पूरी तरह से वाली उस तरह के शपथ पत्र के साथ भी यहाँ पे कुछ लोगों को आएगा। हालांकि अब इस समय अगर हम बात करें तो 450 जोड़े पीछे मौजूद हैं और वहाँ पर ये पंडाल जो लगा हुआ है उस पंडाल में बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आचार्यों के साथ वेद मंत्रोच्चार विवाह समारोह संपन्न किया जा रहा है। आखिर बुलंदशहर की डीवाई पुलिस ने फर्जी विधायक बनकर, बीजेपी का फर्जी विधायक बनकर अधिक लोग बेरोजगारों से ठगी करने वाले एक साते ठग संजय ओझा को गिरफ्तार कर ही लिया है। ये साते ठग संजय ओझा कप्तान और अन्य अधिकारियों को फोन करता था। अगर ये अधिकारी इनकी बात नहीं मानते थे तो ये डीजीपी और गृह सचिव तक फोन करता था और लोगों को पुलिस से और अधिकारियों से काम करवाने के लिए मोटी रकम वसूलता था। ये जनवरी माह में डीवाई पुलिस ने एक फर्जी डिप्टी कमांडेंट भूपेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। ये उसी का साथी बताया जा रहा है। अब तक इन्होंने लगभग सैकड़ों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। अब देखना ये है कि पुलिस आखिर इसमें कितने और लोगों को निकालती है, कि ये कितना बड़ा रैकेट है और ये कहाँ इन्होंने ठगी की है। और ये अधिकारियों को अपने आप को बिलसी का विधायक, फर्जी विधायक बताता, बिलसी का विधायक बताता था कि मैं भाजपा से विधायक हूँ। और देखना ये है कि अब पुलिस इस मामले में कहाँ तक पहुँचती है, क्या होता है। आगरा में छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। थाना सिकंदरा के बाद थाना सागंज में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, थाना सागंज स्थित राधे वाली गली में बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि बच्ची के परिजनों और स्थानीय लोगों ने
काफ़ी देर तक रोड को जाम कर दिया और वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारी डीसीपी विकास कुमार ने काफ़ी देर तक परिजनों को समझाया और दरिंदे को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अभी भी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर है। अब देखने वाली बात यह है कि उस दरिंदे को पुलिस कब तक अपनी हिरासत में ले पाएगी। चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मैनपुरी मॉडल को लेकर अब समाजवादी पार्टी हर लोकसभा सीट पर 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाएगी। 10-10 युवाओं की कोर कमेटी डायरेक्ट प्रत्याशी को या फिर प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा कोर कमेटी के जो युवा बूथवार हैं वो खुफिया रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर राजधानी देहरादून में कल से ऐतिहासिक झंडे मेले की शुरुआत हो गई है। झंडा आरोहण के साथ ही मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई राज्यों के आए भारी तादाद में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्री गुरु राम राय दरबार महंत देवेंद्र दास का कहना है कि झंडा चढ़ाने की सैकड़ों सालों से परंपरा चल रही है। जहां इस देश में भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, झंडा साहिब के दर्शन करते हैं और घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की पूजा करते हैं। उनका कहना है कि 1 महीने तक मेला चलेगा और देश प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं। ये इस शाम यहाँ जहाँ मौजूद है ये थाना हयातना इलाका लगता है। दरअसल आपको बताते हैं कि लगातार योगी सरकार की मंशा है कि अपराधियों और अपराध के खिलाफ लगातार मुहिम चले। इसी बीच संभल के एसपी चक्रे मिश्रा के नेतृत्व में जो पुलिस टीम है लगातार कोशिश कर रही है। जिस तरह से पुलिस गश्त कर रही थी चेकिंग के दौरान संभल थाना हयातना इलाके के हसनपुर मंजफ्ता एक रोड पर जब चेकिंग कर रही थी तब शक हुआ। शक होने पर जिसकी तलाशी ली गई तो जब इसकी पहचान की गई तो ये एक शातिर पशु तस्कर निकला। ये मैं दिखाना चाहूंगा इस पशु तस्कर को जो मेरे पीछे खड़ा है। इसका नाम आलम है। इस पर 25,000 का इनाम था। लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। ये रामपुर जनपद का रहने वाला है, लेकिन इस पर खास बात यह है कि लगातार इस पर पूरे जनपद में 1 दर्जन से ज्यादा केस थे। काफी पुलिस मशक्कत कर रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आने की फिर ये हो सकता है कोई वारदात को अंजाम देता। कहीं ना कहीं ये फिर पशु तस्कर के चक्कर में जो इसकी टीम थी उसको साथ मिलकर फिर यहाँ अपराध करता। लेकिन अपराध करने से पहले संभल थाना हयातना की पुलिस ने इसको गिरफ्त किया और गिरफ्त के बाद इस पर कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये 25,000 का इनामी है। लगातार काफी इसने वारदातें पूरे आसपास जनपद के साथ साथ संभल, मुरादाबाद और रामपुर में की हैं। इसका नाम आलम बताया जा रहा है। फिलहाल इसके जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जाएगी। इससे पहले भी इस पे 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीधी तौर पर योगी सरकार की मंशा है या तो सुधर जाओ या उत्तर प्रदेश से गुजर जाओ, वरना यहाँ पर फिर मुठभेड़ में आपको गोली लगेगी। दरअसल जिस तरह से योगी की एक यहाँ पर बात आई थी तो योगी ने कहा कि जिस तरह से अपराधियों को कर दिया जाएगा या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि अपराध और अपराध को कम करने के लिए उन अपराधियों को शिकंजा कस रही है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बने और उनको एक अच्छा कानून। मैनपुरी एसपी विनोद कुमार द्वारा पूरे जनपद भर में लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके और साथ ही अपराध पर नियंत्रण रह सके। इसी को लेकर पूरे जनपद भर में जितने भी सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, उन पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग की जा रही है लगातार। उसी को लेकर बीते 2 दिन पहले भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 बदमाश गिरफ्तार हुए थे। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था। तो वहीं हम आपको बता दें कि 2 बदमाश मौका पाकर फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कुराबली पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और उनकी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रही थी। इशू को लेकर आज सुबह लगभग 8 बजे जीटी रोड अंडर बाईपास के पास पुलिस को सूचना मिलती है कि जब पुलिस चेकिंग कर रही थी उसी समय पुलिस को सूचना मिलती है कि जो 2 दिन पहले मुठभेड़ में बदमाश फरार हो गए थे वह वहां से निकल रहे हैं। पुलिस ने लगातार घेराबंदी की। मौके पर सीओ संजय वर्मा, बिचमा थाना पुलिस, कुराबली थाना पुलिस और भी कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसी बीच बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब बदमाश पर फायर किया तो पैर में गोली लगने से बदमाश गिरफ्तार हो गया। हम आपको बता दें ये जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है ये इसका नाम इरफान है और लगभग 8 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। वहीं पुलिस द्वारा इस पर लगभग 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी और वहीं आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी एसपी विनोद कुमार द्वारा लगातार
जितने भी अधीनस्थ हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जनपद भर में जितने भी बदमाश हैं, वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, उनको तत्काल प्रभाव से जल्द गिरफ्तार किया जा सके ताकि अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं आरोपी के परिजन लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे थे। पीड़ित जो परिजन है वो आज धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठकर यह मांग कर रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर कब चलेगा और आरोपी के जो परिजन है उन पर मुकदमा लिखकर उनको भी जेल भेजा जाए। इन मांगों को लेकर वो आज रोड पर बैठे थे। हालांकि पुलिस ने उनको समझा कर धरना समाप्त कराया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में अखिलेश यादव और यादव परिवार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। ऐसे में इससे पहले 5 दिसंबर 2022 को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब जो अखिलेश यादव की ओर से पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने बाकायदा हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले को बंद किया जा चुका है। ऐसे में इस केस को चलाने के कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता जिन्होंने आरोप लगाया था पूर्व कांग्रेसी नेता हैं और पेशे से वकील हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि सीबीआई इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। तो निश्चित रूप से सीबीआई पर भी कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता है उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में यादव परिवार पर गंभीर आरोप लगे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि जांच कराई जाए। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हलफनामा दायर किया था और बताया था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है और इस केस को बंद किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भले ही मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिन लोगों पे और भी लोगों पे आरोप लगा है उन पर तो केस है और उन पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई चल रही है या सुनवाई जो है वो होनी ही चाहिए। उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र आज से गैरसैंण में शुरू हो रहा है। मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप देखें तो ये गैरसैंण का विधानसभा भवन है। राज्यपाल के अभिभाषण से आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और आज ही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी, जबकि आज राज्य सरकार प्रस्तावित अपने कानूनों पर भी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ चर्चा कर उसे आगे पटल पर रख सकती है। आज 13 तारीख से 18 तारीख तक विधानसभा सत्र का संचालन प्रस्तावित है और सत्र के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं गैरसैंण में की गई हैं, क्योंकि राज्यपाल के भाषण में 100% प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना है। आज से शुरू हुए इस सत्र के मद्देनजर कांग्रेस भी आक्रामक है और गैरसैंण कूच का उसने ऐलान करते हुए राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का फैसला किया है, जिसमें अंकिता भंडारी कांड, बेरोजगारों की समस्याएं और दून में हुए लाठीचार्ज जैसा महत्वपूर्ण मामला है। साहसिक खेलों में हादसों की बात करें तो एक छोटी सी बात होती है कि हादसे हमेशा साहसिक खेलों में होते रहते हैं। ऐसी स्थिति अगर बात करें राफ्टिंग की, तो राफ्टिंग में साहसिक खेलों में तो गिनती उसकी होती है, लेकिन हादसे उसमें बहुत कम होते हैं। ऐसा ही हादसा एक सामने आया, राफ्टिंग में एक महिला की मौत हुई है, जिसकी वजह से जो पूरा राफ्टिंग व्यवसाय है वो एक बार सकते में आ गया है, क्योंकि वो डूबने से नहीं हुई है और उसको जब डूब रहे थे राफ्ट पलट गई। पलटने के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उसको मृत घोषित किया गया। लेकिन ये एक हादसा कहलाया जा सकता, क्योंकि ऐसे हादसे राफ्टिंग में ना के बराबर होते हैं। सत्ता की हनक कह लीजिए या बजरंग दल का गुमान कह लीजिए, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला चिरताज जरूर साबित होता है। और ये ताज़ा मामला रायबरेली के सारस होटल चौराहे का है, जहां बजरंग दल की गाड़ी से एक ई रिक्शा चालक की गाड़ी टकरा जाती है और बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरकर उसको चौराहे पर ही दौड़ा कर पीटते हैं। वहीं एक पत्रकार के द्वारा जब इस पूरे मामले को कैमरे में कैद करने की कोशिश की जाती है तो उनके द्वारा उसको भी दौड़ा के पीटा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात सामने जरूर आती है कि वहां पर खड़ी पुलिस मूक दर्शक बनी रही और पूरा तमाशा देखती रही, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इस पूरे मामले पर थाने पर जानकारी करने की कोशिश की गई तो थाने से मामला ये सामने निकल के आया कि उन लोगों ने वहीं पर सुलह कर लिया। ये गरीब थे इसलिए वहाँ पर सुलह करने का दबाव बनाया गया हो या जो भी बात रही हो, लेकिन जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की खुली गुंडाई सामने देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान जरूर लगे हैं। अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस पर पुलिस कितना एक्शन में आती है और क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल जानकारी के अनुसार
बजरंग दल की जो गाड़ी थी उसका इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कोई आम आदमी होता तो उस पर कार्रवाई का चाबुक चल चुका होता, लेकिन इसको सत्ता का दबाव कहें या बजरंग दल का रसूख कहें, फिलहाल रायबरेली की पुलिस इस समय सवालों के घेरे में जरूर है। अब देखना यह है इस पर आखिर पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं। जिला पंचायत पौड़ी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने जिला पंचायत के कर्मचारियों व जिला पंचायत सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने जिला पंचायत पर रक्त कानून को लेकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने अपने संख्या बल के साथ जिला अधिकारी से मुलाकात की और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आरोप जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत द्वारा जिला पंचायत में लगाए गए हैं वे निराधार हैं। अब देखना होगा कि शासन स्तर पर चल रही फाइल किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों व उनके कर्मचारियों को बचा पाती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से पुलिस आगे बढ़ रही है, छानबीन का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। नया मामला निकलकर सामने आया है जो शाइस्ता परवीन जिससे मिलने जा रही थी, जो बली पंडित है, प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के नीवा गांव का रहने वाला है बली पंडित, जिसकी ऑडियो भी वायरल हुई थी। इसी से मिलने शूटर साबिर के साथ जा रही थी शाइस्ता परवीन जब ये फ़ोटो वायरल हुई थी। फिलहाल पुलिस ने इस बली पंडित के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बली पंडित भी अतीक अहमद के गुर्गा था और अतीक अहमद गैंग के लिए लगातार वो काम कर रहा था। फिलहाल ये जो पूरे हत्याकांड है, उमेश पाल हत्याकांड, इसको लेकर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इसकी साजिश कैसे रची गई थी, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था, कौन कौन लोग शामिल थे, इस हत्याकांड के काफ़ी करीब है पुलिस की माने तो पूरे हत्याकांड का जो ताना बाना है, ये लखनऊ से एक बिल्डर ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे अतीक अहमद के बेटे असद को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए। हथियारों का जो काम था, हथियारों और बम इकट्ठा करने का जो जिम्मेदारी थी, वो सदाकत को दी गई थी, जो प्रयागराज के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहने वाला था, जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अभी इन सारे तथ्यों पर छानबीन कर रही है, पूछताछ चल रही है इन आरोपियों से जो पकड़े गए हैं और जल्द ही इस बात का खुलासा होगा। यूपी के बुलंदशहर में पति ने अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। मौत के घाट उतारने के बाद सनसनी सी फैल चुकी है गांव में। गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव खुशालपुर में देर रात को पति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी ने देर रात को डायल 112 की पुलिस को सूचना दी, परंतु पुलिस मौके पर तो पहुंचती है, पर पति को हिरासत में ले लेती तो कहीं ना कहीं पत्नी सुरक्षा रहती। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने सुबह को जब देखा तो पति ने पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या कर खुद ही पति थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पूरे मामले को देखा जाए तो पुलिस की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। कहीं न कहीं डायल 112 पुलिस पति को हिरासत में लेकर हवालात में एक रात को डाल देती, कहीं ना कहीं पत्नी सुरक्षित रहती। सूचना मिलते ही परिजनों का कहना है कि कई दिनों से झगड़ा चल रहा था, आए दिन शराब को लेकर विवाद हो रहा था, जिसको लेकर पत्नी ने अपनी परिजनों को कई बार सूचना दी थी कि मेरा पति लगातार मेरे साथ टॉर्चर कर रहा है, जिसके चलते देर रात को पति ने गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को कब्जे में लेकर सबको पीएम की कार्रवाई करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जिस तरीके से पुलिस की छानबीन आगे बढ़ रही है, नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की फ़ोटो कुछ दिनों पहले शूटर साबिर के साथ वायरल होती है, उसके बाद लगातार से वो फरार चल रही है। पुलिस को अंदेशा है कि शाइस्ता परवीन से भी वो काफ़ी अहम जानकारियां जुटाई जा सकती हैं जो इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हो सकती हैं। जबकि ऐसे में अब शाइस्ता परवीन फरार है, जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, धरपकड़ की कोशिश कर रही है। इसी बीच शाइस्ता परवीन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की एक याचिका दाखिल की है। शाइस्ता की माने तो शाइस्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे हत्याकांड से हमारा और हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, हमको राजनीतिक विद्वेष के चलते इस मामले में घसीटा जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता का ये कदम कितना कारगर होगा, ये तो जब माननीय हाईकोर्ट का फैसला आएगा, जब उस पर सुनवाई होगी, तब निकलकर सामने आएगा। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और छापेमारी कर रही है, जिससे शाइस्ता परवीन को जल्द गिरफ्तार करके इस हत्याकांड की कड़ी को सुलझाया जा सके। चुनाव
चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मैनपुरी मॉडल को लेकर अब समाजवादी पार्टी हर लोकसभा सीट पर 10-10 युवाओं की कोर कमेटी बनाएगी। 10-10 युवाओं की कोर कमेटी डायरेक्ट प्रत्याशी को या फिर प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा कोर कमेटी के जो युवा बूथवार हैं वो खुफिया रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर चुके हैं। तो अब एक नया प्रयोग लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी करती हुई नजर आएगी। चुनाव गरीब महिलाओं की संपत्ति पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। इस पूरे मामले में न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया और पीड़ित महिला को कहीं ना कहीं न्याय मिलता दिख रहा है। बता दूं कि रात के अंधेरे में कुछ भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और महिला की फसल तक उजाड़ दी। जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया और पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी भूमाफियाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।